कहानी शुरू होती है गैराज के अंदर, जहां एक आदमी खड़ा होता है। अचानक वहां एक गंजा शख्स घुसता है और बिना कुछ कहे उसके मुंह पर कपड़े से ऐसा वार करता है कि वो लड़खड़ा जाता है। फिर वो ब्लेड से उसके पैरों पर वार करता है और उसके बाद वहां बैटरी का तेजाब डालना शुरू कर देता है। वो उससे पूछता है, उस रात तेरे साथ और कितने लोग थे? तेरे गिरोह का सरदार कौन है? लेकिन यहां बस यही नहीं रुकता। ये शख्स लोगों की खाल उखाड़कर उन्हें तड़पा तड़पा कर मारने लगता है। धीरे धीरे वो एक आम आदमी से पूरी तरह बदल जाता है और खुद को एक प्रो लेवल का कातिल बना लेता है। बदले की आग में जलते हुए वो पूरे शहर के बड़े बड़े गिरोहों को एक एक करके ढूंढता है और उनका सफाया करना शुरू कर देता है। वो जिस अंदाज में हत्याएं करता है, उससे अमेरिका के स्पेशल एजेंट और एफबीआई भी उसे पकड़ने में बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं। सवाल ये है कि आखिर इस प्रो लेवल के निशानेबाज के साथ ऐसा क्या हुआ था, और क्या वो सच में पूरे शहर के गिरोहों को मिटा पाया? चलो, अब यही देखते हैं। शुरुआत में एक अमेरिकी पुलिस वाले को बुरी तरह घायल हालत में अस्पताल लाया जाता है। उधर शहर में बड़े गिरोहों के साथ साथ छोटे मोटे गैंग भी अपनी जड़ें जमा रहे होते हैं और हर तरफ आतंक मचा रखा होता है। चोरी, ठगी, लूट, खून, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। जल्द ही पूरे शहर में दहशत फैल जाती है। अस्पताल में हम डॉक्टर पॉल को देखते हैं, जो एक सर्जन है। वो तुरंत उस घायल पुलिस वाले को ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है, लेकिन जांच करने पर पता चलता है कि वो आदमी पहले ही मर चुका था। डॉक्टर पॉल को यह भी अंदाजा हो जाता है कि ये काम किसी पेशेवर कातिल ने बड़े सफाई से किया है। फिर वो दूसरे मरीजों की ओर बढ़ जाता है। अब थोड़ी बात करते हैं डॉक्टर पॉल के बारे में। पॉल अपनी पत्नी लूसी और बेटी कैमिला के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। वो एक सर्जन था, लेकिन बेहद साधारण जिंदगी जीता था। टैक्स भरने वाला, बिल चुकाने वाला, कानून का पक्का आदमी। लेकिन एक दिन वही आदमी शहर का सबसे खतरनाक कातिल बन जाता है। आखिर ये कैसे हुआ? चलो, ये भी समझते हैं। उस दिन पॉल का जन्मदिन था। खुशी खुशी वो अपनी बेटी के लिए एक घड़ी और पत्नी के लिए सोने की एक चीज खरीद लाता है। शाम को वो परिवार को खाना खिलाने एक रेस्तरां ले जाता है और अपने सबसे अच्छे दोस्त फ्रैंक को भी बुला लेता है। खाना खाते खाते पॉल को अस्पताल से इमरजेंसी कॉल आती है। एक बहुत ही गंभीर मरीज आया है। सीनियर सर्जन होने के नाते उसे तुरंत जाना पड़ता है। वो फ्रैंक से कहता है कि उसकी पत्नी और बेटी को घर छोड़ दे, क्योंकि शहर का माहौल अब सुरक्षित नहीं है। रेस्तरां से बाहर निकलते समय लूसी पॉल से कहती है कि वो अपने लॉकर का सारा पैसा किसी फाउंडेशन को दान करना चाहती है। ये बात वहां खड़े एक गैंग के आदमी ने सुन ली, जो पॉल को पहचानता था। उसने चुपके से अपने फोन से पॉल के घर का पता अपने गिरोह को भेज दिया। यानी अब अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आगे क्या होने वाला है। पॉल यूनिफॉर्म पहनकर मरीज का ऑपरेशन करने में लग जाता है। वहीं लूसी अपनी बेटी के साथ घर लौटती है और रात का खाना बनाने लगती है। इसी बीच बाहर धीरे धीरे गैंग के लोग इकट्ठा होने लगते हैं। कुछ समझ पाने से पहले ही एक आदमी कैमिला के कमरे में घुस आता है और उसे पीछे से बंदूक दिखाकर कैदी बना लेता है। लूसी ये देखकर फोन उठाती है, लेकिन तभी दूसरा आदमी आकर उस पर भी बंदूक तान देता है। दोनों कहते हैं, लॉकर खोल और जो कुछ है निकाल। मजबूर होकर लूसी लॉकर खोल देती है। वहीं दूसरा आदमी कैमिला को बंदूक दिखाकर रखता है और फिर उसके साथ गलत हरकतें करने लगता है। लूसी जैसे ही लॉकर खोलती है, वे सारे पैसे और गहने लूट लेते हैं। जब वो कैमिला को परेशान कर रहा होता है, तो कैमिला टेबल से चाकू उठाकर उसके मुंह पर रख देती है और उसके चेहरे पर गर्म पानी फेंक देती है। इसी बीच गैंग के बाकी साथी भी कमरे में घुस आते हैं। जाने से पहले वे लूसी और कैमिला पर गोलियां बरसा देते हैं। जब पॉल ऑपरेशन खत्म करके बाहर निकलता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी और बेटी पर हमला हुआ है। वो टूट जाता है और भागकर ऑपरेशन थिएटर पहुंचता है, लेकिन तब तक लूसी मर चुकी होती है। एक अधिकारी उसे बताता है कि बेटी कैमिला को किसी तरह बचा लिया गया है। कुछ देर बाद एफबीआई के चीफ डिटेक्टिव रायन और जैक्सन पॉल से मिलते हैं। वे पूछते हैं कि क्या उसने कुछ देखा या जाना है, लेकिन पॉल कुछ नहीं बता पाता। वो बेटी को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। अगली सुबह पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद वो धीरे धीरे सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश करता है। वो इस घटना को एक हादसा मानकर जीता है। वो खुद को बदलने और असलियत का सामना करने की तैयारी करने लगता है।
वो ये समझना चाहता था कि बंदूक कैसे चलाई जाती है और अपराधों में कौन सी बंदूकें इस्तेमाल होती हैं। वो एक बड़ी गन शॉप में जाता है, लेकिन वहां पहली बार इतने भारी हथियार देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। एक डॉक्टर के लिए इन मशीनों को संभालना आसान नहीं था। जब वो किसी गन के बारे में सोच रहा होता है, तो उसकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है। उसे एहसास होता है कि अगर वो बंदूक खरीदेगा और कोई वारदात होगी, तो एफबीआई उसके पीछे पड़ जाएगी। इसलिए वो बंदूक खरीदे बिना वहां से निकल जाता है। फिर वो सोचता है कि अगर उसकी किस्मत में होगा, तो मौका खुद ही मिल जाएगा। कुछ ही देर बाद हॉस्पिटल में एक ऐसा मरीज आता है जिसके शरीर में गोली लगी होती है। ऑपरेशन रूम में जाते ही उस मरीज की वेस्ट से एक बरेटा M9 गिर जाती है। पॉल उसे पैर से हटाकर मरीज को प्राथमिक इलाज देने के बाद दूसरे थिएटर में भिजवा देता है और फिर वो गन लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। पहली बार उसने निशाना लगाया, लेकिन गोली वापस पलटकर उसकी ओर आ जाती है और वो बाल बाल बचता है। इस घटना से वो समझ जाता है कि ये उसका काम नहीं है। अब उसे पहले अच्छे से सीखना था। रात भर वो प्रैक्टिस करता है और बंदूक चलाना सीख जाता है। अगले दिन वो अपने दोस्त फ्रैंक से पूछता है कि क्या उसे उन लोगों के बारे में कुछ पता है जिन्होंने उसकी पत्नी और बेटी पर हमला किया था, लेकिन फ्रैंक के पास कोई जानकारी नहीं थी। पॉल वहां से उठकर अपनी बेटी के पास लौट आता है। गहरी रात में वो बंदूक लोड करके सड़क पर निकल पड़ता है। उसे लगता है कि जो लोग ये सब कर रहे हैं, वे रात में ही लूटपाट के लिए निकलते होंगे। यही रास्ता उसे असली गैंग तक ले जाएगा। चलते चलते वो देखता है कि दो लोग एक लड़की की गाड़ी लूट रहे हैं। वो आगे बढ़ता है तो वे उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। पॉल भी अपनी बंदूक निकालता है और पहले ड्राइवर को निशाना बनाता है, लेकिन दूसरा आदमी गाड़ी से उतरकर उस पर फायर करता है। इस दौरान पॉल की बंदूक हाथ से छूटकर गिर जाती है। वो किसी तरह बचते हुए दोनों अपराधियों को ढेर कर देता है। पास की बिल्डिंग में एक लड़की ये सब वीडियो बना लेती है। पॉल गाड़ी के पास जाकर देखता है कि पहले शॉट से ही दूसरे की मौत हो चुकी थी। वो तुरंत वहां से हटकर कपड़े बदलता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, तो लड़की उन्हें वीडियो दिखाती है, लेकिन पॉल का चेहरा साफ नहीं दिखता। हाँ, इतना जरूर पता चलता है कि एक अपराधी के हाथ में गोली लगी थी। इसलिए पुलिस उन सभी संदिग्धों के हाथ चेक करने लगती है। घर लौटकर पॉल तुरंत अपने हाथ का जख्म साफ करता है और पट्टी बांध लेता है। रात को टीवी पर खबर आती है कि जिन लोगों को उसने मारा था, वे मोस्ट वांटेड गैंग के मेंबर थे। पूरे शहर में यह खबर फैल जाती है और हुडी पहने उस शख्स को लोग हीरो मानने लगते हैं। वो हुडी वाला एक के बाद एक इतनी खतरनाक हत्याएं करता है कि लोकल गैंग के साथ साथ एफबीआई भी परेशान हो जाती है। उसे पकड़ने के लिए ऊपर से एजेंसियों पर जबरदस्त दबाव बनने लगता है। अगले दिन हॉस्पिटल में जब पॉल नर्स से बात कर रहा होता है, तो दो पुलिस वाले उसकी ओर आते हैं। पॉल तुरंत अपना घायल हाथ जेब में छुपा लेता है। उसका यह सीक्रेट मिशन चलता रहता है, लेकिन वो अब भी असली गैंग से दूर है। उसे किसी भी हालत में गैंग लीडर तक पहुंचना था। जल्द ही एक दिन पॉल के पास एक ऐसा मरीज आता है जो उसकी पूरी सोच बदल देता है। उस मरीज के हाथ में वही घड़ी होती है जो उसने अपनी बेटी को जन्मदिन पर दी थी, और उसके हाथ पर एक खास टैटू भी होता है। पॉल को याद आता है कि यह आदमी उस दिन रेस्तरां के बाहर भी दिखा था। वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। इसके बाद पॉल एम्बुलेंस के पास जाता है जिसमें वो मरीज लाया गया था। वहां उसे उस आदमी का फोन मिल जाता है। फिर वो लाश के पास जाकर उसकी उंगली से फोन अनलॉक कर लेता है। अपने चैम्बर में बैठकर फोन चेक करता है तो उसमें अपने ही घर का पता दिखाई देता है। ये वही पता था जो उस आदमी ने रिचर्ड नाम के किसी शख्स को भेजा था। वहां से उसे रिचर्ड की दुकान का पता भी मिल जाता है। पॉल वहां जाने का फैसला करता है। एक एक करके वो गैंग के सभी लोगों तक पहुंचता है, उन्हें तरपाता है, पूछताछ करता है और अंत में गैंग लीडर क्लॉक्स तक पहुंच जाता है। आखिर में क्लॉक्स खुद पॉल के घर आता है, लेकिन पॉल पहले से तैयार रहता है और अंतिम भिड़ंत में मशीन गन से क्लॉक्स को ढेर कर देता है। ठीक उसी वक्त पॉल के घर के सामने पुलिस आ जाती है। इस बार वे उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं।
दो एफबीआई ऑफिसर भी वहां आते